एंड कैल्शियम ग्लूकोनेट, जो ये अभी हमने यूनिट स्टार्ट की हुई थी कि उसके 2 लास्ट टॉपिक्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं विद द मैग्नीशियम सल्फेट फर्स्ट। याद है हमने पहले भी इनको पढ़ा हुआ है, ये यूटेराइन रिलैक्सेंट में टोकोलिटिक्स में हमने पढ़ा था कि ये तब देते हैं मैग्नीशियम सल्फेट, एक तो जब इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हुआ है एज ए मैग्नीशियम सप्लीमेंट। दूसरा इसकी मेजर इंडिकेशन थी अगर किसी को प्री एक्लैम्पशिया, ये एक्लैम्पशिया है, ये सीजर्स को प्रिवेंट करेगा या उनकी अकरेंस को रिड्यूस करेगा, उन केसेस में मैग्नीशियम सल्फेट दे रहे थे। तो पढ़ते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट इज एन एंटी कन्वल्सेंट एंड टोकोलिटिक, यूटेराइन रिलैक्सेंट है, ठीक है, एक एंटी कन्वल्सेंट है। इट इज़ अ ड्रग ऑफ चॉइस इन एक्लेम्शिया एंड सीवियर प्री एक्लेम्शिया टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल सीजर्स। तो मैं एक्लेम्शिया प्री एक्लेम्शिया मैंने बता दिया था, एक बार फिर बता देती हूँ। चलो, प्री एक्लेम्शिया जब तब हम उसको टर्म कहते हैं प्री एक्लेम्शिया जब एक जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका बीपी काफ़ी हाई है, लाइक मोर देन 140/90, तो उस टर्म को हम कहते हैं प्री एक्लेम्शिया। प्री मैंने कहा था प्रेशर से याद रखना, जब प्रेशर कंट्रोल्ड नहीं है, ब्लड प्रेशर। एक्लेम्शिया जब ये एक तो ये भी हो हाई बीपी, दूसरा अगर साथ में सीजर्स आना स्टार्ट हो जाए प्रेग्नेंट लेडी को, तब हम उसको टर्म कहते हैं क्लैम्शिया। इन केसेस में अब सीजर्स ना हो तो हम एक्लेम्शिया एंड प्री एक्लेम्शिया के केस में मैग्नीशियम सल्फेट देते हैं, क्योंकि ये सीएनएस डिप्रेसेंट की तरह एक्ट करता है। अगर ये अब नॉर्मल एक्टिविटी को रिड्यूस कर देगा, डिप्रेस कर देगा, तो सीजर्स नहीं आएंगे। एंड स्मूथ मसल्स रिलैक्सेंट एंड इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट है, यहाँ पर इसकी तीनों इंडिकेशंस क्लियर है। सीजर्स को रिड्यूस करता है एज अ सीएनएस डिप्रेशन, टोकोलिटिक की तरह एक्ट कर रहा है क्योंकि स्मूथ मसल रिलैक्सेंट है, एंड मैग्नीशियम इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट भी है। When given parenterally, it acts as CNS depressant and depress smooth skeletal and cardiac muscle function. Mechanism of action हमने वहाँ पर अच्छे से पढ़ लिया था। मेन बात ये थी कि ये कैल्शियम के साथ मैग्नीशियम कम्पीट करता है। अगर कैल्शियम ही रिड्यूस हो गया, उसकी इन्फ्लक्स ही रिड्यूस होगी तो कंट्रैक्शन होगी नहीं होगी। मेन यहाँ पर हमने वहाँ पर ये भी पढ़ा था। मैग्नीशियम सल्फेट उसके साथ कम्पीट करके इट विल ब्लॉक द एंट्री ऑफ कैल्शियम एट प्री सिनेप्टिक नर्व टर्मिनल्स। उससे क्या होगा, कैल्शियम नहीं आया, एसिटाइलकोलिन का रिलीज भी रिड्यूस हो गया। एसिटाइलकोलिन एक क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, तो न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन हुई नहीं, अब नॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस आगे आगे गई नहीं गई, मतलब हो क्या गया, सीएनएस डिप्रेशन हो गया, जिससे कन्वर्जन्स या सीजर्स नहीं होंगे। हुआ क्या, मैग्नीशियम कैल्शियम के साथ कंपीट किया, कैल्शियम इन्फ्लक्स अब नहीं हुआ। अब क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा है तो एसिटाइलकोलिन, मैग्नीशियम ज़्यादा और कैल्शियम कम है तो एसिटाइलकोलिन का जो रिलीज है वो भी रिड्यूस हो गया। एसिटाइलकोलिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है, नो न्यूरोट्रांसमीटर नो न्यूरोट्रांसमिशन, एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल इम्पल्स गई नहीं, कन्वर्जेंस होएगी नहीं, एंड स्मूथ मसल रिलैक्सेंट भी है क्योंकि कैल्शियम इन्फ्लक्स नहीं हो रहा। इंडिकेशन एक्लेम्पशिया प्री एक्लेम्पशिया, प्री टर्म लेबर, अगर पहले ही लेबर पेन स्टार्ट हो गया तो यूटेरस को रिलैक्स करके पेन को रिड्यूस करेगा। हाइपोमैग्नीसीमिया, ये तो है ही क्योंकि ये मैग्नीशियम सल्फेट सप्लीमेंट की तरह एक्ट करा है। टेटनस के केस में मसल रिलैक्सेंट की तरह एक्ट करेगा। कार्डियक अरिथमियास में भी, क्योंकि ये स्मूथ कार्डियक एंड स्केलेटल सभी मसल्स पे ये एक्ट कर रहा है, अभी हमने पढ़ा था। कॉन्ट्राइंडिकेशन मायोसीनिया ग्रेविस, हमने वहाँ पर मैंने ऑलरेडी वैसे बता दिया है पर फिर भी बता रही हूँ। मायोसीनिया ग्रेविस एक ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है जिसमें एसिटाइलकोलिन की डेफिशिएंसी हो रही है। अभी यहाँ पर भी हम ये देकर एसिटाइलकोलिन के रिलीज को स्टॉप ही कर रहे थे ना, ऑलरेडी किसी को मायोसीनिया ग्रेविस है तो हम ये नहीं देंगे। हार्ट ब्लॉक और सीवियर कार्डियक डिसीज, हार्ट ब्लॉक में कंडक्शन हो ही नहीं रही, ऊपर से हम अपनी कंडक्शन ये देकर सीएनएस को डिप्रेस करें, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को डिप्रेस कर रहे हैं, तो बिल्कुल ही हार्ट स्टॉप हो जाएगा। रीनल फेलियर हिपैटिक फेलियर दोनों में नहीं देंगे। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम को भी ये कैल्शियम के साथ कंपीट कर रहा है, कैल्शियम को ब्लॉक कर रहा है, तो पहले से अगर किसी में कैल्शियम कम है और बिल्कुल ही कैल्शियम चला गया तो कितनी हमारी पूरी मसल्स वगैरह बिल्कुल ही फ्लैसिड हो जाएंगी, पैरालिसिस नहीं हो जाएगा। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सेम वही रीजन, हाइपर सेंसिटिविटी टू मैग्नीशियम सॉल्ट्स। एंड नाउ यू नीड टू राइट इन कमेंट्स लाइक व्हाट इज द एंटीडोट ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। ये बहुत ये इजी, बहुत इजी है। एडवर्स इफेक्ट, सीएनएस में ये क्या कॉज कर सकता है, ड्राउजीनेस, लॉस ऑफ डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस क्योंकि बिल्कुल ही ये कैल्शियम को ब्लॉक कर सकता है ना। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन सेम रीजन। कार्डियोवैस्कुलर में हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया क्योंकि कंडक्शन सिस्टम को भी ये स्टॉप करेगा, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस को तो ये ब्लॉक कर रहा है, तो हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया, कार्डियक अरेस्ट, हार्ट ब्लॉक हो सकता है। डिप्रेशन और पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेशन सेम चीज़ें, तो मैं अब क्लियर है ये चीज़ें। अब ये रिजीम्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैग्नीशियम सल्फेट में, 4 रिजीम्स हैं। एक है प्रिटकार्ड रिजीम, जुस्पैन रिजीम, सिबाई रिजीम एंड ढाका रिजीम। पहली प्रिटकार्ड रिजीम के अकॉर्डिंग डोज कितना देना है हमने इसका मैग्नीशियम सल्फेट का, 4 ग्राम IV स्लोली ओवर 5 मिनट प्लस 10 ग्राम IMB देना है, मेंटेनेंस डोज इतना है। जुस्पैन रिजीम में इतना देना है, सिबाई रिजीम में एंड ढाका रिजीम में। इसको एक्सप्लेन करने की मुझे जरूरत नहीं है, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। 4 रिजीम्स कौन सी हैं, प्रिटकार्ड रिजीम, जुस्पैन रिजीम, सिबाई रिजीम एंड ढाका रिजीम।
ये मैग्नीशियम सल्फेट की रिजीम है। ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि इन चारों में से कौन सी रिजीम फॉलो करनी है, एंड इट इज़ ऑल्सो अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द पेशेंट कि उसको किस रिजीम की नीड है, क्योंकि डोज वेरी कर रहा है, कितना डोज उसको चाहिए, ठीक है। कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कौन सी रिजीम फॉलो होगी। फिर लास्ट है हमारा टॉपिक कैल्शियम ग्लूकोनेट। Calcium gluconate is a calcium salt that acts as a source of calcium for the body and essential emergency antidote in obstetric practice. It is the antidote for magnesium sulfate toxicity, which can occur during treatment of eclampsia or severe preeclampsia. Main calcium gluconate हम इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये मैग्नीशियम सल्फेट का एंटीडोट है। अगर किसी को प्री एक्लेम्पशिया या क्लेम्पशिया हुआ और हमने मैग्नीशियम सल्फेट का ओवरडोज दे दिया तो हम ये एंटीडोट देंगे, ठीक है, ताकि मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी ना हो जाए। कैल्शियम का क्या रोल है प्रेगनेंसी में? कैल्शियम प्लेज अ वाइटल रोल इन मेंटेनिंग नॉर्मल मसल एंड नर्व एक्टिविटी। तुम्हें पता है कैल्शियम कितना इंपॉर्टेंट है मसल कंट्रैक्शन के लिए। सपोर्टिंग यूटेराइन टोन एंड फीटल बोन फॉर्मेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। Preventing maternal hypocalcemia and preeclampsia risk. Calcium gluconate is preferred over other calcium salts like calcium chloride because it is less irritating to veins and safer for IV administration in obstetric patient. मेन इंडिकेशन क्या, अगर मैग्नीशियम सल्फेट की टॉक्सिसिटी होगी है तो कैल्शियम ग्लूकोनेट देंगे। क्या क्या हमारी बॉडी में इसके यूज़ है? यूटरन कंट्रैक्शन में इसका रोल है, यूट्रस की बोन फॉर्मेशन में रोल है, एज अ कैल्शियम सप्लीमेंट मदर को भी ये चाहिए, ठीक है। और कैल्शियम ग्लूकोनेट ही प्रेफर करते हैं रैदर देन अदर सॉल्ट्स लाइक कैल्शियम क्लोराइड, क्योंकि ये कैल्शियम ग्लूकोनेट बिल्कुल भी हम इरिटेटिंग नहीं है हमारी वेन्स को एंड सेफ है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन। ये कैसे एक्ट करता है? कैल्शियम ग्लूकोनेट इंक्रीज कैल्शियम कंसंट्रेशन इन ब्लड। अब उल्टा होगा, वहाँ पर मैग्नीशियम compete कर रहा था कैल्शियम के साथ, कैल्शियम कम हो रहा था और एसिटाइलकोलिन का रिलीज हो नहीं रहा था। यहाँ पर हम कैल्शियम ग्लूकोनेट दे रहे हैं, कैल्शियम इंक्रीज हो रहा है, एसिटाइलकोलिन का रिलीज भी इंक्रीज हो जाएगा एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन दोबारा से होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब बिल्कुल जो रिवर्स द मैग्नीशियम इंड्यूस, जो हमने गलती से टॉक्सिसिटी दे मतलब ओवरडोज के टॉक्सिसिटी करवा दी थी जिससे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन मसल डिप्रेशन हो गया था, वो रिवर्स हो जाएगा। इंप्रूव रेस्पिरेशन, रिफ्लेक्सेस एंड कार्डियक फंक्शन। अब तुम्हें मेन इंडिकेशन क्लियर है। यहाँ पर हम कैल्शियम ग्लूकोनेट पढ़ क्यों रहे हैं? सिर्फ एज अ एंटीडोट पढ़ रहे हैं ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट। इंडिकेशन, एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी अगर दे सकते हैं। नियोनेटल टेटनी में हम इसलिए देते हैं, तुम्हें पता है टेटनस इसका एक ये भी कॉज होता है हाइपोकैल्सीमिया, तो कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे तो टेटनस भी रिलीव हो सकता है। हाइपरकैलीमिया एज अ कार्डियो प्रोटेक्टिव इफेक्ट, तो होता है कि अगर पोटेशियम लेवल्स बहुत ज़्यादा है तो उससे क्या होगा, जो कार्डियक सेल मेम्ब्रेन है ना वो हाइपर एक्टिव हो जाएगी, वो अनस्टेबल हो जाएगी। तो हम कैल्शियम देते हैं ताकि वो कार्डियक सेल मेम्ब्रेन स्टेबलाइज हो सके और अरिथमियाज ना हो। तो हाइपरकैलीमिया में हम कैल्शियम ग्लूकोनेट देते हैं, याद रखना। कैल्शियम डेफिशिएंसी, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस रिकेट्स क्लियर। कॉन्ट्राइंडिकेशन, हाइपरकैल्सीमिया फिर नहीं देंगे। सीवियर रीनल इंपेयरमेंट, इतना कैल्शियम वो बाहर ही नहीं निकाल पाएगा तो कैल्शियम ग्लूकोनेट की टॉक्सिसिटी हो सकती है। वीएफ, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन, इसमें हम इसलिए नहीं देते क्योंकि खुद देखो वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में हार्ट कंट्रैक्ट करने की जगह फ्लटर कर रहा है, मतलब समझ रहे हो, ऐसे ऊपर ऊपर से बस कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा। तो ऊपर से हम कैल्शियम दे रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस और तेज कर दी तो वो चीज़ वर्स हो जाएगी और हाइपर एक्टिव स्टेट में ही हो जाएगा, ठीक नहीं होगा। हम चाहते हैं वो स्टेबल हो, उसकी हार्ट रेट थोड़ी स्लो डाउन होकर प्रॉपर अच्छे से कॉन्ट्रैक्ट करे, ठीक है। तो हम नहीं देते कैल्शियम ग्लूकोनेट वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन में। डिजॉक्सिन के साथ भी नहीं दे सकते क्योंकि इट कैन कॉज अरिथमियाज। डोज, रूटीन कैल्शियम सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन। नॉर्मली भी तो हम कैल्शियम देते हैं ताकि बच्चे में ऑस्टियोपोरोसिस या रिकेट्स ना हो, तो ओरल टैबलेट्स या सिरप देते हैं। कितना? 1 to 2 ग्राम पर डे, यूजुअली इन डिवाइडेड डोसेज आफ्टर मील्स। अगर हम टॉक्सिसिटी के लिए दे रहे हैं, अगर मैं वही एंटीडोट की तरह यूज़ कर रहे हैं, तो 10% कैल्शियम ग्लूकोनेट इंजेक्शन IV देते हैं, 10 ml IV स्लोली ओवर 10 मिनट्स। 10 ml IV स्लोली ओवर 10 मिनट्स हम इतना देते हैं अगर एंटीडोट की तरह हम इसको यूज़